सर एक पोर्टफोलियो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाशिम खान है, ये कह रहे हैं कि इनकी उम्र जो है 44 साल है और 12 साल में 1.5 करोड़ रुपए इनको चाहिए। 21,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, 5 SIP इनकी चल रही है। तो देख लेते हैं कि कौन सी वो 5 SIPs हैं, एक बार देखते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है इनमें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7,500 रुपये की SIP चल रही है इनकी। SBI मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपये की SIP। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 रुपये की SIP चल रही है। कोटक मिड कैप फंड में इनकी चल रही है 3,500 रुपये की SIP। और मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF में 2,000 रुपये की SIP चल रही है, यानी कि कुल मिला के 21,000 रुपये की SIP चल रही है इनकी। और 1.5 करोड़ रुपए सर ये 12 साल में जुटाना चाहते हैं। सर इनका रिव्यू कर दीजिए एक बार पोर्टफोलियो को। सर इंटरनेशनल व्यूअर है, हमारे सऊदी अरेबिया से सवाल भेजा है इन्होंने। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है हाशिम खान जी लगातार ये शो को देखते होंगे और वो सोच के सुन के ही उन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया होगा। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, मल्टी कैप रखा हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप है, मिड कैप रखा हुआ है स्टैंड अलोन बेसिस पे। गोल्ड और सिल्वर जो मुझे लगता है टॉक ऑफ द टाउन है और भी आने वाले समय में एटलीस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हमेशा ये तो हम कहते ही है कि गोल्ड सिल्वर में जब आप निवेश करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको हेज करने में ये निवेश काम आ सकता है। तो एलोकेशन वाइज फंड वाइज काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। रही बात गोल्ड की, मुझे लगता है गोल्ड शायद से वो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो वो कर रहे हैं उससे कम 68 लाख 68 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से आने वाले 12 सालों में। तो मुझे लगता है थोड़ा और अमाउंट को स्टेप अप करना पड़ेगा। 10 to 15% वो स्टेप अप करते हैं तो अपने टारगेट के नजदीक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो 10 to 15% जो है इस पोर्टफोलियो में आपको हाशमी जी स्टेप अप की जरूरत है, तब आप अपने टारगेट पर जो आपका 1 करोड़ से ऊपर का टारगेट है उसकी तरफ आप पहुंच पाएंगे। सर इनके फंड में भी देखा हमने गोल्ड एंड सिल्वर का ETF था। सर अगर मैं इन जनरल पूछूं सभी निवेशकों के लिए बाजार के मौजूदा माहौल में सर SIP निवेशकों को किस तरीके की स्ट्रैटेजी इस वक्त अपनानी चाहिए अगर अपना पोर्टफोलियो नया क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें किस तरीके से चेंजेस होने चाहिए? दिव्या, आपके सवाल में ही जवाब था। क्या था? आपने बोला SIP। अभी ये मामले में ये जब लेवल पे है, नो डाउट थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट ये ऐसे वाले सिचुएशन में SIP के तौर पर ही निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहिए। ज़्यादा रिस्कियर बैट नहीं लेने चाहिए। कम से कम उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में एलोकेशन है वो 10 to 15% भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले साल में भी ऐसा उम्मीद लगाकर चल सकता है कि ये जो कमोडिटीज़ हैं वो रिटर्न्स दे सकते हैं। बट SIP की तरह धीरे धीरे करके निवेश करिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक्सपोजर रखिए। 10% से मैक्सिमम 15% का एलोकेशन भी रखना है ओवरऑल पोर्टफोलियो का तो रख सकते हैं, बट होना चाहिए SIP। गोल्ड और सिल्वर का भी यहाँ पर एक तरह से वो एलोकेशन रखे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस के कई सारी एपिसोड्स में हम लोगों ने बात की और कई सारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना था कि एलोकेशन जो है गोल्ड और सिल्वर का रखिए, लेकिन 10 से 15% का ही रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इक्विटीज़ भी यहाँ पर आपको रखनी है और आपकी डेट भी होंगी। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर एज इन कमोडिटी का जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपको एलोकेशन जो है वो 10 से 15% ही रखना चाहिए। सर अगर एंकर इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे कि अब जो म्यूचुअल फंड्स होंगे उनको एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया है, तो सर क्या उसमें जो वैल्यूएशन रिस्क भी रहता है उसमें, या फिर IPO प्राइसिंग, क्योंकि कई बार यहाँ पर देखा जाता है कि इन्फ्लेटेड भी होती है, तो क्या उसमें एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर एंकर इन्वेस्टमेंट में एक तरह से रिस्क वो रहेगा, आपका वैल्यूएशन रिस्क रहेगा? डेफिनेटली एंकर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइजेस बहुत बार हम IPO में देखते हैं कि इन्फ्लेटेड होती है। बहुत डिबेट होती है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये प्राइस नहीं होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस करती होगी और वो सब एनालिसिस करने के बाद ही कुछ स्टॉक्स में वो पार्टिसिपेट करती होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी IPO आया वो हर एक IPO में हर एक AMCs अपना पैसा लगा देती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता होगा, राइट? तो मान के चलिए बहुत अच्छी तरीके से पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड कंपनियां भी सेबी के गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बना रही है। और उनको जब लगता है कि नहीं भाई मुझे IPO में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये जो प्राइस है उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है तो पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो वो होती है। और उनको लगता है कि भाई एक बार लिस्ट हो जाने के बाद मुझे लगता है कि फेयर प्राइस आ जाएगी उसकी, तब मैं पार्टिसिपेट होऊंगा, क्योंकि मेरा जो उसको नज़रिया है वो तो है मेरा लॉन्ग टर्म। ऐसा तो नहीं है कि मुझे लिस्टिंग गेन लेकर निवेशकों को रिटर्न्स देना है। तो जब मैं कहता हूं कि भाई म्यूचुअल फंड इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, तो डेफिनेटली जहां पे लगता है अच्छी तरीके से प्राइस बन सकती है, रिटर्न्स मिल सकता है, वही IPO में म्यूचुअल फंड कंपनियां एज अ एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेट होती होगी।
ठीक है सर इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात करें, क्योंकि इस बात पर भी चर्चा लगातार हो रही है कि म्यूचुअल फंड में जब कोई भी निवेश करता है तो लंबे नजरिए से करता है, शॉर्ट टर्म गेन्स की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। सर इस फैसले से जो लॉन्ग टर्म एसआईपी निवेशक हैं उनके लिए क्या कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं? देखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म अगर हम निवेशकों की बात करें तो ये मुझे लगता है कि हमेशा लॉन्गर पीरियड तक हम यही बात करते रहेंगे कि भाई उनको पेशेंसली कंसिस्टेंटली निवेश करते रहना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है, आपको हर एक कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। सेक्टोरल एलोकेशन लेना है तो एक स्टैंड अलोन सेक्टोरल फंड में निवेश मत करिए। आपको कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी बनाना है तो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी के लिए कॉन्ट्रा फंड भी है। आप एक्टिव और पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है तो भी आप कर सकते हैं। कमोडिटीज़ में एक्सपोजर लेना है तो थोड़ा सा 5 to 10% कमोडिटीज़ में भी निवेश कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफाई रहिए, कंसिस्टेंटली निवेश करिए, मार्केट के उठापटक से घबरा के आप बाहर मत निकल जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जो आप अगर SIP करते हैं तो आपको अच्छे से निवेश करके रिटर्न्स दे सकता है। डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को, वो बेहतर होगा एक तरह से यहाँ पर, और पोर्टफोलियो जो होगा अल्टीमेटली आपको आगे चल के बेहतर एक तरह से यहाँ पर रिटर्न जो आपकी इच्छा होगी, जो आपके एक तरह से गोल होंगे वो यहाँ पर अचीव होते हुए देखेंगे। सर गोल्ड और सिल्वर पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा अभी कर ही रहे थे, तो फिर उसमें कंटिन्यूएशन में एक सवाल सर ये भी है कि अगर अभी जो मौजूदा हम लोग भाव देखें, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है यहाँ पर लगातार गिरावट का, चाहे चांदी हो चाहे सिल्वर हो, दोनों में बम्पर गिरावट देखने को मिली है। आज भी करीब 0.5% गोल्ड में और 1% करीब चांदी में भी इसमें गिरावट आई थी। अभी के मौजूदा माहौल में देखा जाए तो क्या गोल्ड और सिल्वर के फंड्स में या ETF के जरिए उसमें निवेश करना चाहिए? देखिए अभिषेक, कोई वॉर की भी न्यूज़ नहीं आई कुछ दिनों से, वहाँ पे भी थोड़ा मामला शांत बैठा हुआ है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट नहीं, बात तो सही है। काफ़ी अच्छी प्राइस करेक्शन आई। आई थिंक उसका वेट भी चल रहा था कि कुछ प्राइस करेक्शन आए तो जो निवेशकों को जुड़ना है, जो निवेशकों को निवेश करना है, तो उनके लिए एक एंट्री पॉइंट भी बन गया। बट ये तो बात सही है अभिषेक कि एंट्री पॉइंट अगर करना है, यहाँ से अगर ये लेवल में एंट्री करनी है तो एक SIP के तौर पर ही करिए, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास में जब फॉल आता है ना तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसकी जो गिरावट है वो कब तक रुकेगी, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई हर्ड मेंटालिटी भी आ जाती है, उसने बेचा तो भाई मैंने भी बेच दिया, लगातार नेगेटिव आ रहा है तो चलो प्रॉफिट बुक जितना हो सके उतना करके निकल जाते हैं। बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, इसीलिए हम ऐसे शोज करके गाइड करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी पड़ता है कि भाई अगर आपको अभी निवेश करना है तो SIP काफ़ी अच्छा रूट है, आप निवेश कर सकते हैं। लमसम है पैसा, उसको भी आप ब्रेक करके धीरे धीरे करके आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर मतलब अगर किसी को एक ही मेटल चुनना हो, गोल्ड या फिर सिल्वर, तो उसमें से किस पर बेट लगाएं, कौन सा चुने? देखिए, मैं सच कहूँ तो दिव्या, मैं दोनों के ऊपर दाव लगाना चाहूँगा। मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग तरीके से, कुछ कारण जो है वो दोनों के लिए काफ़ी मजबूत है। तो गोल्ड में भी 50% एलोकेशन होना चाहिए और सिल्वर में भी होना चाहिए। 50% एक तरह से यहाँ पर राय निकल के आती है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में एक तरह से फंड्स के जरिए, ETF के जरिए अगर निवेश कर रहे हैं तो उसमें आप 50% एलोकेशन कर लें। लेकिन सर रिटर्न की अगर बात करें तो फिर पिछले 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो फिर चांदी ने ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। हालांकि उसकी अलग वजह भी हो सकती है क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है इस चक्कर में। और गोल्ड की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है कि सेंट्रल बैंक्स की ओर से जो बाइंग है उसकी वजह से उसको पुश ज़्यादा मिला है, प्लस इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ वगैरह जो हुई हैं बाजार में वो भी देखने को मिली है। क्या लग रहा है सर कि मतलब इन दोनों में बेहतर एक तरह से अगर एलोकेशन 50-50% जैसे आप बोल रहे हैं तो फिर गोल्ड को वैसे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सही रहेगा या फिर चांदी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से ज़्यादा उसमें निवेश करना सही रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान ऐसा है अभिषेक कि जिस तरह से गोल्ड का परफॉर्मेंस रहा है, राइट, वो ऐसे ही सेम सिल्वर का परफॉर्मेंस आ सकता है आने वाले सालों में। क्योंकि जैसे आपने पॉइंट कहा कि भाई उसमें जो उनकी डिमांड है, कमर्शियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो बहुत ही बढ़ चुकी है, तो फेवरेबल है। और मुझे लगता है कि जैसा गोल्ड का समय गया, जैसा गोल्ड जैसे परफॉर्म किया, वैसे आने वाले समय में सिल्वर भी परफॉर्म कर सकता है। और गोल्ड के अपने कुछ कारण हो सकते हैं कि वो हमेशा एक ऐसे अच्छा कमोडिटी बन के रहेगा जहाँ पे एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट तो हेज करके देगा, राइट। अगर इन्फ्लेशन 6-8%, 9% है तो उसके सामने आप 6, 7, 8, 9% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड जैसे कमोडिटी में। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो कमोडिटी आप रख सकते हैं। गोल्ड जैसे रिटर्न आपको सिल्वर से उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं आने वाले 5-7 साल, 10 सालों में। तो ओवरऑल कमोडिटीज़ का जो प्लेसमेंट है, क्योंकि बहुत सारी
अनसर्टेनिटीज हो रही है आज के दिन में। अगर देखेंगे तो हर एक कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों के वश वो जूझ रहा है। तो इसमें जब अनसर्टेनिटीज आती है, अनिश्चितता आती है, तब कमोडिटीज आती है पिक्चर के अंदर। सर नज़रिया कितना रखें इनमें, अगर कोई निवेश कर रहा है तो जैसे हमारे एक व्यूअर भी थे हाशिम जी, उनके पास भी गोल्ड एंड सिल्वर ETF था। सर कितना लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें? अगर लॉन्ग टर्म की बात भी हो रही है, कितने साल तक इसमें निवेश करें ताकि जो एक रिस्क भी मैनेज हो जाए, रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए निवेशक को? मुझे लगता है एटलीस्ट 4 से 5 साल का टाइम होराइजन आइडियल टाइम हो सकता है कोई कमोडिटी को देखने के लिए। शायद से उसमें ऐसे 2-3 साइकिल्स आएंगे जहां पे आपको प्रॉफिट भी होगा, थोड़ा डाउनसाइड में जैसे अभी प्राइस करेक्शन हो रहा है तो वो भी होगा। कुल मिलाकर 4 से 5 साल का आइडियल टाइम होराइजन होना चाहिए जब आप कमोडिटीज में निवेश करते हैं। ठीक है सर, तो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर अगर पोर्टफोलियो में रख रहे हैं 10 से 15% की हिस्सेदारी उनकी रखें, गोल्ड 50%, सिल्वर 50% रख सकते हैं। जैसा कि सर ने टाइम होराइजन बताया 4 से 5 साल तो आप कम से कम लेकर चलें ताकि आपका रिस्क भी मैनेज हो जाए, रिटर्न भी आपको अच्छा खासा कमोडिटी से मिल जाए।